एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है हमारे पास। जब लोग आते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट के पास। बल्कि कुछ लोग तो साइकेट्रिस्ट को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं और साइकोलॉजिस्ट को साइकेट्रिस्ट कहते हैं। और यहीं पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आती है। दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए किसके पास जाऊं? कहीं गलत जगह तो ना चला जाऊं? मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा पैसा भी वेस्ट होगा और शायद ट्रीटमेंट भी गलत मिले। लेकिन सच ये है कि ज़्यादा लोग इसी कन्फ्यूजन की वजह से अपनी ज़हनी सेहत के लिए हेल्प ही नहीं लेते। और आज ये कन्फ्यूजन हम परमानेंटली क्लियर करेंगे इस वीडियो में और जानने की कोशिश करेंगे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इनका रोल क्या है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे अपना सवाल ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो बहुत लोगों ने हमसे डिमांड की है कि इस पे वीडियो बनाएं कि जिन दोनों साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या होता है और किसके पास जाना चाहिए। तो इसका मैं आपको बहुत आसानी से आज की इस वीडियो में डिफरेंस बताऊँगा, इसलिए आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहली एक बात सिंपल है, ये दोनों सेम फील्ड के हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। अगर हम साइकेट्रिस्ट को देखें तो ये एक मेडिकल डॉक्टर होता है, यानी कि इसने 5 साल MBBS या कुछ मुल्कों में MD किया होता है। उसके बाद ये 1 साल हाउस जॉब करता है। हाउस जॉब के बाद ये अपने पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप के एग्ज़ाम्स देता है, यानी कि 4-5 साल वो किसी हॉस्पिटल में साइकेट्री डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेता है और उसके दरमियान एग्ज़ाम्स देता है, रिसर्च करता है और फिर आखिर में एग्ज़ाम दे के वो फ़ेलो होता है। और उसकी काफ़ी डिग्रीज़ हैं, वो फ़ेलो बन जाता है साइकेट्री का, या अगर वो UK से आया हुआ है तो वो मेंबर बन जाता है और बाद में उसको भी फेलोशिप मिलती है। तो ये मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं वो साइकेट्रिस्ट बनते हैं बाद में जाके, अगर वो उसको परसू करना चाहें। यानी कि वो दिमाग को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरह ट्रीट करते हैं। वो ब्रेन को एज अ ऑर्गन भी देखते हैं। केमिकल इम्बैलेंस होती है जिसमें सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉन एपिनेफ्रिन के इम्बैलेंस हैं, उसको भी बैलेंस करते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अपने मुल्क में जहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि जब आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उसका एक सेंट्रल रोल होता है, यानी कि अगर पेशेंट उसके पास आया है तो वो ये भी देखते हैं कि क्या इसको कोई और बीमारी तो नहीं है। यानी कि अगर ये डिप्रेशन की सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट कर रहा है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या इसको थायराइड का मसला ना हो, क्या इसको अनीमिया ना हो, क्या इसको कॉर्टिसोल में इम्बैलेंस ना हो, स्टीरॉयड इम्बैलेंस ना हो, या कोई इसको ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर ना हो, या उसको लगता है इंसान को कि डिप्रेशन की वजह से उसको बार बार हेडेक हो रहा है, उसकी कमर में दर्द हो रहा है और एक डॉक्टर को लगे कि यार इसका एक मेडिकल कॉज भी है, तो वो उसके ब्लड टेस्ट के अलावा दिमाग के CT स्कैन, MRI भी रिकमेंड कर सकता है। और याद रखिए कि जब एक साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट आए तो वो उसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत, यानी कि उसे लगे कि ये बंदा, मैंने दवाई लिख ली, दवाई के साथ ठीक होगा, या उसे लगे कि नहीं यार ये स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि इसकी स्पीच थेरेपी ठीक हो, या उसको लगे कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ताकि इसके साथ सेशन दो, उसके साथ ठीक है, तो फिर डॉक्टर बताते खुद भी फैसला कर सकता है जो कि साइकेट्रिस्ट होता है। अब हम दूसरी साइड को देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट। याद रखें साइकोलॉजिस्ट की अपनी डिग्रीज होती हैं, BS, मास्टर्स, MPhil और कुछ तो इतने अच्छे होते हैं जो कि PhD भी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर आपकी थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर के एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर इसको मैं आसानी से कहूँ तो माइंड को, ब्रेन को एज अ सॉफ्टवेयर की तरह समझते हैं। डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट ब्रेन और माइंड को देखता है, साइकोलॉजिस्ट माइंड को देखती हैं। ठीक है, याद रखें ब्रेन और माइंड दोनों में फ़र्क है। तो साइकोलॉजिस्ट आपकी सोच, उसके नतीजे में होने वाले जज्बात और उसके नतीजे में आने वाले जो आपके बिहेवियर है उन पे काम करते हैं। और उसके साथ साथ याद रखें कि ये मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते क्योंकि ये मेडिकल डॉक्टर नहीं होते। हाँ, अलबत्ता ये आपको थेरेपी दे सकती हैं, आपको थेरेपी देती हैं, उसकी ख़ास ड्यूरेशन होती है जिस पे हम आगे बात करते हैं। और उसके साथ साथ एज अ पर्सन ये आपको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो साइकेट्रिस्ट जो है वो ब्रेन और माइंड का डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट माइंड का ट्रेनर या माइंड थेरेपिस्ट। लेकिन सवाल अभी भी यही है जो कि हमने वीडियो के शुरू में डाला था कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको किसके पास पहले जाना चाहिए। देखिए, अगर हम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की बात करें, दोनों का काम सिर्फ अलग नहीं, उनका स्टाइल भी डिफरेंट होता है। अगर हम
फेलो साइकोलॉजिस्ट की बात करें, आपको लगे कि आपको माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन या एंजाइटी है, स्ट्रेस कोपिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप उनके साथ सेशंस बुक करवा सकते हैं। 40 to 45 मिनट का एक सेशन होता है। हर वीक में एक सेशन या 2 सेशन हो सकते हैं। आपके 8 या 10 सेशन हो सकते हैं और इस सेशन में आपके साथ वो 1 to 1 बात करेंगे, चाहे वो फिज़िकल हो या ऑनलाइन हो। आपकी फैमिली से भी उसका कोलैटरल हिस्ट्री लेंगे, बातचीत डीप होगी और आपके पास्ट जितनी भी हिस्ट्री है, इमोशंस हैं, चाइल्डहुड बिहेवियर, उनको एक्सप्लोर करता है। आपकी स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत पे बात की जाती है। उसके मुकाबले में अगर हम साइकेट्रिस्ट की बात करें तो इनकी कंसल्टेशन, इनका स्टाइल डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें तो उनकी कंसल्टेशन 10-15 मिनट या 20 मिनट से लेके कम से कम 5 मिनट भी हो सकती है। यानी कि वो पेशेंट जिसकी डायग्नोसिस क्लियर ना हो तो 10-15 मिनट या 20-25 मिनट भी हो सकती है, या 5 मिनट जो कि फॉलोअप के पेशेंट हो, जो कि सिर्फ अपनी डोज एडजस्टमेंट कराने के लिए आए हों। उसके अलावा जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री, क्लिनिकल सिम्टम्स को देख के डायग्नोसिस शायद जल्दी कर ले। आपकी मेडिसिन डिसाइड होती हैं और ज़्यादा फोकस होता है कि आपकी सिम्टम कंट्रोल हो, सिम्टम जल्दी बेहतर हों। यानी कि साइकेट्रिस्ट आपके सिम्टम्स को स्टेबलाइज करता है और साइकोलॉजिस्ट आपकी सिम्टम्स को डीप समझता है। लेकिन याद रखिए, हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, तो आपको कब साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, इसके लिए वो सिचुएशंस जिसमें डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट बेस्ट होता है वो होती है आपको सिवियर एंग्जाइटी हो, सिवियर पैनिक अटैक्स हो, जिसमें आपको लगे कि मैं दिल की धड़कन मेरी ज़्यादा हो गई है, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, मेरी सांस बंद हो रही है, मेरी नींद ख़राब हो गई है, और आप बार बार इमरजेंसी के चक्कर काटते हो, आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, आपको हेल्थ एंग्जाइटी हो और आपको सिवियर सोशल एंग्जाइटी हो, जहाँ पे आपकी अलामात बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं और आप लोगों को अवॉइड कर रहे हो और आप घर में बैठ गए हो। उसके साथ साथ वो डिप्रेशन जहाँ पे रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई हो, मैं बार बार नींद की बात कर रहा हूँ, एपिटाइट खुराक की बात कर रहा हूँ, अगर वो ख़त्म हो जाए, और वो डिप्रेशन जिसमें आपको लगे कि ज़िंदगी से मौत बेहतर है, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसे क्रॉनिक कंडीशन जिसमें साइकोसिस आती हैं, जिसमें बाइपोलर की बीमारी आती हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी आती है, अगर वो हो तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये वो वीडियो है, आप देखना, आपको यकीनन मज़ा आएगा। अगर हम साइकोसिस में बात करें, इसमें हेलुसिनेशंस भी आती हैं, डिलूजन्स भी आती हैं और बिहेवियर एजिटेटेड हो सकता है और वायलेंस में भी ये तब्दील हो सकता है। तो यहाँ आपकी बॉडी भी इफेक्ट हो रही है, ब्रेन भी इफेक्ट हो रहा है और माइंड भी इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ ट्रीटमेंट ज़्यादा बायोलॉजिकल होगा और ज़रूरी ये है कि आपके ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स पे बायोलॉजिकल तौर पे काम किया जाए। लेकिन क्या हर केस इतना सिवियर होता है? नहीं, हर केस इतना सिवियर नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा इमोशनल या बिहेवियर हो, आपको माइल्ड मॉडरेट एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो, आपको स्ट्रेस कोपिंग में मुश्किलात आ रही हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर आपको रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम आ रही हैं, अगर आपको कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी जॉब कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप ठीक हैं लेकिन आप फिर भी कहते हो कि यार मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा, अगर आपकी लो सेल्फ स्टीम हो, आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, बर्नआउट फील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको चाहिए कि आप डायरेक्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, जो कि आपके माइंड को बेहतर तरीके से समझेगा, आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से समझेगा, आपके थिंकिंग पैटर्न्स को समझ के उनको चेंज करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से आपके इमोशंस बेहतर होंगे और आप लाइफ में हेल्दी हैबिट्स बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि साइकोलॉजिस्ट आपकी प्रॉब्लम समझता है और उसे सॉल्व करता है। लेकिन रियल लाइफ में अक्सर एक और लेवल होता है। बेस्ट मॉडल क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, साइकेट्रिस्ट साइकोथेरेपी और थेरेपी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो ये गलत है। मैं बतौर ख़ुद एक साइकेट्रिस्ट भी थेरेपीज़ करता हूँ, मैं भी सेशन लेता हूँ 40-45 मिनट्स के, और मैं भी वीकली सेशन लेता हूँ जिसमें पेशेंट की पर्सनैलिटी को समझना, उसके थॉट पैटर्न्स को समझना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो एक साइकेट्रिस्ट भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान साइकोलॉजी की ट्रेनिंग से गुजरा होता है, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा पेशेंट्स देखता है, ज़्यादा वॉल्यूम देखता है, उसके पास पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए शायद टाइम 5-10 मिनट या 20 मिनट हो, उसके मुकाबले में थेरेपिस्ट को देखा जाए तो उनका टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा होता है और वो हर पेशेंट को ज़्यादा टाइम दे के उनकी पर्सनैलिटी को बेहतर तौर से समझ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, उसको चाहिए कि वो दवाई ना प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स कर सकते हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट होता है। अगर हम मॉडर्न मेंटल हेल्थ की बात करें तो बायो साइको सोशल मॉडल को अप्रोच करना चाहिए, यानी कि कम्बिनेशन टेक्निक, जैसे कि हम लोग करते हैं। यानी कि हमारे पास बतौर साइकेट्रिस्ट एक पेशेंट आता है, अगर हमें लगता है कि वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा,
अगर हमें लगता है कि वो बेहतर हो जाएगा या हमें लगता है कि उनका एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है, शायद वो थेरेपी को एब्जॉर्ब ना कर पाएँ, तो हम उनको दवाइयाँ लेते हैं, उनकी डायग्नोसिस में भी टाइम लगाते हैं जब स्पेशली पहली दफ़ा आएँ। और हो सकता है कि 15-20 मिनट के सेशन में उनको कुछ ऐसी बात कह दें जो उनकी थेरेपी भी हो और उनकी सोशल लाइफ एनवायरनमेंट को समझने की, उनको भी बेहतर करने की उनको मशवरे देते हैं। लेकिन अगर हमें लगे कि नहीं यार इसके साथ तो थेरेपी इंगेज करनी चाहिए, इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो फिर हम उनको हमारी साइकोलॉजिस्ट के साथ या दीगर साइकोलॉजिस्ट के साथ इनरोल करते हैं, जहाँ पे वो साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करके लंबे सेशंस लेके डीप बात करते हैं और फिर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके उस मरीज़ की बेहतरी लाते हैं ताकि उसकी लाइफ क्वालिटी बेहतर हो। और यही एंड गोल पे एज अ मेंटल हेल्थ वर्कर हमारा गोल है। याद रखिए दोस्तों, मेडिसिन से अगर आपकी एंग्जाइटी नहीं ठीक हो रही तो थेरेपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थेरेपी एंग्जाइटी या डिप्रेशन की रूट कॉज को समझता है। यहाँ पे रेफरल सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करता है और अगर साइकोलॉजिस्ट को लगे कि नहीं इसके अंदर मेडिकल कॉजेज़ हैं तो वो साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो डिले मत करो, किसी भी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास करीब जाओ, क्योंकि मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ कि आपके करीबी जो भी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हो उनके पास जाओ, उनसे बात करो, अपनी सिम्टम्स ऑनेस्टली उनके साथ शेयर करो। उनको जो ज़रूरी लगे वो आगे आपको रेफरल सिस्टम के तौर पे गाइड करेंगी। कहाँ जाना है, क्या करना है, ये बात की बात है, लेकिन किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जो कि क्वालिफाइड हो जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक साइकोथेरेपी के बारे में बनाई है। आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको बेहतर लगेगी। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के जरिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयर बनाऊँ। आपका कोई सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया।